तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली गाइस आज से हम अपनी ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और उसका सबसे पहला चैप्टर आज करेंगे हाइड्रोजन। बहुत ही आराम से बहुत डिटेल्ड में इसको ओवर कर देंगे कि मेरी ये गारंटी है कि इसके बाद जब भी आपका जेई या नीट का एग्जाम होगा तो अगर हाइड्रोजन से अगर आपका कोई क्वेश्चन आया तो आपसे डेफिनेटली हो जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो चलो यार सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं आज से ब्लॉक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हाइड्रोजन। उसके बाद करेंगे एस ब्लॉक, फिर हम करेंगे पी ब्लॉक, फिर लास्ट में डी एंड एफ ब्लॉक करके अपनी पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री को ओवर कर देंगे। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं, आपसे एक उम्मीद रखता हूं कि आपने केमिकल बॉन्डिंग जरूर किया हो, क्योंकि अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया होगा हो तब भी जाएगा, लेकिन बात फिर वही हो जाएगी कि रटना पड़ेगा बहुत कुछ, जो कि आपके साइकोलॉजी माइंड में रखी जाती है कि इनऑर्गेनिक में बहुत कुछ याद करना पड़ता है तो आपको रटना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तो अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं देखा तो पहले केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट देख लो। एडवांस तक लेक्चर मैंने अप्रोच किया हुआ है, इनफैक्ट एडवांस से भी ऊपर तक हम गए हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग में। 6 वीडियोस के अंदर ही केमिकल बॉन्डिंग का सब कुछ ले आके दे दिया है आपको। तो पहले केमिकल बॉन्डिंग देख लेना, तो उसके बाद अपनी ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट करना, तो बेनिफिशियल आपको ही रहेगा। क्लियर है बात। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन जैसे आपको पता है, पहले बेसिक सी बात कर ले, तो हाइड्रोजन आपको पता है कि सबसे पहला एलिमेंट है और सबसे छोटा सबसे सिंपल एलिमेंट है अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में। अपने को पता है कि सबसे छोटा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं यार, सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। आपको भी पता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। ठीक है। हाइड्रोजन जो है आपका यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अगर कोई एटम मिलता है तो आपका हाइड्रोजन मिलता है। यूनिवर्स का 70% या 70% जो है मास जो है वो हाइड्रोजन ने लिया हुआ है। तो बहुत ही अबंडेंट एलिमेंट है अपना हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, तो इस कारण एक प्रॉब्लम अराइज होती है। क्या होता है, ये 2 ग्रुप्स को रिसेंबल करता है। वैसे हमने ग्रुप्स क्या होते हैं, अगर कोई एक ग्रुप लिखा है, हमने पीरियोडिसिटी करा चुका हूं, ये 2 चैप्टर बहुत फंडामेंटल और कंसेप्ट से भरे हुए हैं। नहीं तो इसीलिए कह रहा हूं पहले केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी देख लो। पहली बात तो उधर से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और दूसरी बात इधर बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। आपको पता है कि ग्रुप्स में जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं उनके क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। जो ग्रुप्स में एलिमेंट होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन सब में आपस में प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन है आपका, ये 2 ग्रुप से प्रॉपर्टी सिमिलर शो करता है, 2 ग्रुप को रिसेंबल करता है, एक अल्कली मेटल्स को, एक हेलोजेंस को। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स आपको पता होगा, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, जिसमें आता है आपका लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब आपके आते हैं फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। तो हाइड्रोजन आपकी इनके साथ भी सिमिलैरिटी शो करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि लिथियम की जैसे बात करें तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s1। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो लिथियम में से, मतलब लिथियम की बात करें या किसी भी अल्कली मेटल की बात करें, किसी भी अल्कली मेटल से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस करा दें, तो उसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। मतलब मेटल्स क्या करते हैं आपके, कटायन बना लेते हैं। ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन को भी हम H पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाते हैं। इसी तरह हम हाइड्रोजन को भी H पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अल्कली मेटल्स रिसेंबल करते हैं, या ये कहें कि हाइड्रोजन रिसेंबल करता है अल्कली मेटल्स को। रिसेंबल करने का मतलब इतना ही है बस कि हाइड्रोजन की बहुत सी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल्स के साथ सिमिलैरिटी शो करती हैं।
ठीक है, बात क्लियर है। उस प्रॉपर्टीज की कुछ बात करें जो आपके एनसीईआरटी लेवल पे, आपके जेई लेवल पे है या नीट लेवल पे है, तो अल्कली मेटल्स की तरह ही ये भी अपने ऑक्साइड बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं और सल्फाइड बनाते हैं। जैसे मतलब ऑक्साइड मतलब क्या होता है, जैसे वाटर ऑक्साइड बनाता है, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है जिसको हम वाटर कहते हैं। ऑक्साइड मतलब जो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंपाउंड बनाता है जिसको हम वाटर कहते हैं, जिसको हम रोज पीते रहते हैं। और दूसरी बात हैलाइड्स, तो आपको पता है कि HCl जो होता है, हैलाइड्स मतलब क्या, जब हाइड्रोजन हैलोजन के साथ कंबाइन हो, तो अपना जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन के साथ कंबाइन होता है तो आपके हैलाइड्स दे देता है, HCl, HF, ठीक है, ये सब। और हाइड्रोजन सल्फाइड्स, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर के साथ कंबाइन होकर आपका सल्फाइड्स भी देता है। और यही सेम ये तीनों चीजें अल्कली मेटल्स भी बनाते हैं। अल्कली मेटल आपको पता है ऑक्साइड बनाते हैं। अल्कली मेटल देखो आपके क्या, जैसे अल्कली मेटल सोडियम की बात करें तो सोडियम आपका पता है कि सोडियम आपका ऑक्साइड बनाता है। और हैलाइड्स तो आपने देखा ही होगा, नमक NaCl, तो सोडियम आपका, ठीक है, सोडियम आपका अल्काइल हैलाइड भी बना रहा है, तो अल्कली मेटल्स आपके हैलाइड भी बना रहे हैं, हाइड्रोजन भी आपका हैलाइड बना रहा है, सल्फाइड भी बनाते हैं, ठीक है, सल्फाइड भी आपके अल्कली मेटल्स बनाते हैं। तो इसी कारण देखो अल्कली मेटल्स भी आपके ऑक्साइड्स, हैलाइड और सल्फाइड बनाते हैं और हाइड्रोजन भी बना रहा है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज सिमिलर कर रही हैं अल्कली मेटल्स के साथ। इस करके, ठीक है, इस करके इसको ये रिसेंबल करता है प्रॉपर्टी किसकी, अल्कली मेटल्स की, ठीक है ना, ये रिसेंबल करता है प्रॉपर्टी किसकी, अल्कली मेटल की। लेकिन ये साथ साथ में हैलोजेंस के साथ भी प्रॉपर्टीज को रिसेंबल करता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि हैलोजेंस क्या होता है, हैलोजेंस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ऐसी बात करें अगर, तो आपको पता है कि हैलोजेंस को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें, जैसे फ्लोरीन है आपका, तो फ्लोरीन को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये F नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाती है। इसी तरह क्लोरीन को अगर हम इलेक्ट्रॉन दे दें या किसी भी हैलोजेंस को हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो सकती है। और यही सेम प्रॉपर्टी शो होती है हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब इसको हम H नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे तो इसमें भी 1s2 कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगी जो कि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करने लग जाता है। इस करके आपका हाइड्रोजन हैलोजेंस के साथ भी रिजेंबलेंस देता है। तो इसीलिए जो आपका हाइड्रोजन है वो फर्स्ट ग्रुप से भी और 17 ग्रुप से दोनों से ही सिमिलैरिटी शो करता है। हैलोजन से कौन कौन सी प्रॉपर्टी रिसेंबल करता है, पहली बात डाई एटॉमिक। आपको पता है, बहुत प्यारी सी बात है, आपको पता है कि हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में ही होता है, नेसेंट हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट नहीं होता। क्योंकि बात को समझो, एक एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। मतलब हाइड्रोजन कभी ऐसे प्रेजेंट नहीं होता, हमेशा डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड सिस्टम की बात करें तो कोई भी बॉन्ड हो, चाहे आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड हो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इसलिए इसको स्प्लिट करना बहुत टफ होता है। इस करके H आपको ऐसे नहीं मिलता, वो हमेशा डायटोमिक की फॉर्म पे ही मिलता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही मिलता है। और हैलोजेंस की भी बात कुछ ऐसे ही है, हैलोजेंस आपको हमेशा डायटोमिक फॉर्म में मिलते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ऐसे मिलते हैं। तो इसके साथ रिसेंबलेंस शो करता है। और एक प्रॉपर्टीज की और बात करें तो हाइड्राइड्स बनाता है, हाइड्राइड्स बनाता है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण ये हैलोजेंस को रिसेंबल करता है, हैलोजेंस को रिसेंबल करता है। आपको पता है हाइड्राइड्स मतलब क्या, हाइड्राइड मतलब क्या कि हैलोजन का कंपाउंड बने इसके साथ, है ना, हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन, इसको हाइड्राइड्स बोल सकते हैं हम। तो डायटोमिक और हाइड्राइड्स, तो इस कारण अल्कली मेटल्स भी हाइड्रोजन के साथ प्रॉपर्टी रिसेंबल कर रहे हैं और हैलोजन भी रिसेंबल कर रहे हैं। तो इधर से
पिछले कुछ सालों में बहुत बहस हुई। कोई कह रहा था कि इसको हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखो, कोई कह रहा था 17 ग्रुप में रखो, ठीक है। बहुत बहस हुई, बहुत सी चर्चा हुई, तो बाद में कंक्लूजन किया ना तेरी चलेगी ना मेरी चलेगी, हाइड्रोजन को हम पूरे पीरियोडिक टेबल में अलग ही रख देंगे, ना उसको फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे ना उसको 17 ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे तो 17 ग्रुप वाले मतलब गुस्सा हो जाएंगे और 17 ग्रुप में रखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप वाले गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए कोई कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए उसको हमने सेपरेट ही रख दिया पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इसलिए सो ड्यू टू दिस यूनिक बिहेवियर इट इज प्लेस सेपरेटली इन पीरियोडिक टेबल या टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी बिहेवियर के कारण, क्योंकि वो दो ग्रुप्स को रिसेंबल कर रहा है, अब मुद्दा आता है कि इसमें रखें कि इसमें रखें, ऐसे तो कर नहीं सकते कि इसमें रख दें, इसको क्यों, इसका फिर हमें रीजन होना चाहिए कि इधर क्यों नहीं रखा, इसलिए कि दोनों को प्रॉपर्टी को रिसेंबल कर रहा था और एक ही टाइम पे हम दोनों जगह तो नहीं रख सकते पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को, इसीलिए उसको हमने दोनों से ही अलग रख दिया, हाइड्रोजन को सेपरेट कर दिया, किसी भी ग्रुप में हमने नहीं रखा, ना उसको हमने फर्स्ट ग्रुप में रखा ना उसको हमने 17 ग्रुप में रखा। सो ड्यू टू दिस यूनिक बिहेवियर इट इज प्लेस सेपरेटली इन पीरियोडिक टेबल। क्लियर है बात, फंडामेंटल्स क्लियर होते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करें आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स आई होप आपको पता हो, पीरियोडिसिटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात कर चुके हैं, पीरियोडिसिटी में नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उनको आइसोटोप्स बोलते हैं, उनको आइसोटोप्स बोलते हैं। तो एक बार जेई में भी आया हुआ है, 2019 में ही आया हुआ है कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बताने हैं। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक प्रोटियम जिसको हम हाइड्रोजन भी बोल देते हैं, इसको हम नॉर्मली हाइड्रोजन भी बोल देते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अपना मतलब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं वैसे तो, लेकिन सबसे ज्यादा हमें ए मिलता है, तो इसको हम कभी कभी प्रोटियम भी बोल देते हैं, और अगर हम हाइड्रोजन भी बोल रहे हैं तब भी हम इसी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो 3 आइसोटोप्स हैं आपके, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। तो 3 आइसोटोप्स हैं, इसको हाइड्रोजन भी नॉर्मली बोल देते हैं, इसको हैवी हाइड्रोजन बोल देते हैं, ठीक है ना, इसको हैवी हाइड्रोजन बोल देते हैं। और ट्राइटियम क्या है? ट्राइटियम हाइड्रोजन का एकमात्र ऐसा आइसोटोप्स है जो कि रेडियो एक्टिव है, बाकी ये दोनों रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन ए आपका रेडियो एक्टिव है, ए आपका क्या है? रेडियो एक्टिव। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये यार आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, देखो तीनों के केस में आपका एटॉमिक नंबर सेम रह रहा है, बस मास नंबर डिफरेंट हो रहा है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो मास नंबर डिफरेंट हो रहा है बस इस करके ये आपके आइसोटोप्स हैं। इसको डी से भी डोनेट कर देते हैं ड्यूटेरियम को, और इसको टेटेरियम को टी से भी डोनेट कर देते हैं। क्लियर है बात? बस बात इतना ही है। फर्क क्या है इनमें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फर्क है। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? इसमें 0 न्यूट्रॉन्स है। आई होप आपको अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 1, ठीक है। और n प्लस पी आपका क्या होता है? n प्लस पी ही आपका होता है मास नंबर, n प्लस पी होता है आपका मास नंबर। तो आपके नंबर ऑफ आपका मास नंबर कितना है? आपका मास नंबर है 1, तो इस करके, और आपका हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं? 1, हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं आपके? 1, तो 1 1 0, ठीक है, इधर से 0 आ जाएगा, तो n आपका आएगा 0 कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटियम में होते हैं 0, ड्यूटेरियम में होता है 1, ट्राइटियम में होते हैं 2, ठीक है ना। तो ए आइसोटोप्स की डिटेल में बात हो गई। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। अब डाई हाइड्रोजन बनाने के मतलब H2 बनाने के हम कुछ मेथड देखेंगे जो कि आते ही रहते हैं किसी ना किसी एग्जाम, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए उसको मैं ज्यादा फोकसली आपको बताते रहूंगा। बाकी आपको करना एक काम यही है कि बस एक बार जैसे ही अभी लेक्चर हमारे खत्म हो, जैसे ही अपना हाइड्रोजन अपना खत्म हो, उसी टाइम उसी दिन अगर इसके प्रीवियस क्वेश्चन रख या कर लोगे तो आपके माइंड में रिटेन रहेगा, कभी भी नहीं भूलोगे, और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे। लास्ट में रिवीजन में भी बहुत परफेक्ट काम आएगा, एनसीईआरटी भी उठाने की जरूरत नहीं होगी,
ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे लेबोरेटरी मेथड, फिर बात करेंगे कमर्शियल मेथड। देखो इधर ही क्लियर कर देता हूं, बार बार जब एस ब्लॉक करेंगे पी ब्लॉक करेंगे तब भी ये चीज वर्ड यूज होंगे। लेबोरेटरी मेथड क्या होता है, जब हमें कोई टेस्ट करना होता है या हमें स्मॉल क्वांटिटी में कोई चीज चाहिए होती है तो उसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी मेथड। कमर्शियल मेथड क्या होता है कि हमें लार्ज स्केल में, एक ज्यादा मात्रा में हमें कोई चीज चाहिए होती है, जैसे हमने कोई बिजनेस करना है, हाइड्रोजन के रिलेटेड हमें कोई बिजनेस करना है जिसमें हाइड्रोजन की जरूरत हो, तो उसको हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो उनको बोलते हैं कमर्शियल मेथड। लेबोरेटरी में तो हम इतना नहीं बनाते कि बहुत सारा हाइड्रोजन हमने कोई भी चीज बना दी, तो लेबोरेटरी में स्मॉल क्वांटिटी में बनाते हैं, और कमर्शियल मेथड में हम लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं। तो इस करके दो मेथड में डिफरेंस है, ठीक है। कमर्शियल मेथड्स में हम मेन माइंड सेटअप ये रखते हैं कि चीज हमें सस्ती हो, चीज हमें सस्ती पड़े, क्योंकि हम सस्ती अगर बनाएंगे तभी ये महंगी होकर बेचेंगे, तो हमें प्रॉफिट चाहिए होता है कमर्शियल मेथड्स के लिए। इसलिए हम ऐसे मेथड ढूंढते हैं जो थोड़े चीप भी हो, ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, और हमें प्रोडक्शन भी हाई दे रहे हो। क्लियर है बात। लेबोरेटरी मेथड्स की बात करते हैं। लेबोरेटरी मेथड्स में आपके आते हैं, देखो बहुत सिंपल है लेबोरेटरी में हाइड्रोजन बनाना। जिंक से आप हाइड्रोजन बनाते हो, ठीक है, जिंक से आप हाइड्रोजन बना सकते हो। जिंक की रिएक्शन कराओ डिलूट HCl से, तो जिंक क्या करेगा, ZnCl2 बना देगा, क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा, और एक इधर आपको हाइड्रोजन लिबरेट होकर मिल जाएगा। मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, बैलेंसिंग चाहो तो आप इधर 2 लिख सकते हो, लेकिन वो आपको जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जिंक जब डिलूट HCl से कंबाइन होता है या रिएक्शन करता है तो आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। इसी तरह अगर जिंक बेस से भी किसी से रिएक्ट करे तब भी आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। इस कंपाउंड को भी आप साथ साथ में याद रखेंगे, एक दो बार जेईई एडवांस ने इस कंपाउंड पे फोकस रख के आपका क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस कंपाउंड को भी याद रखेंगे कि जब जिंक NaOH से रिएक्शन करता है तो आपका Na2ZnO2 मिलता है, और साथ में हाइड्रोजन तो मिलेगा ही। तो याद रखेंगे जिंक जाई एसिड से रिएक्ट करे, जाई बेस से रिएक्ट करे, दोनों केस में आपको हाइड्रोजन दे देता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं, तो ये आपके लेबोरेटरी मेथड थे, दो मेथड थे, दोनों ही जिंक के यूज से बन रहे थे। अब बात करें कमर्शियल मेथड्स की, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को कैसे बना रहे हैं। बहुत से मेथड लिखे हैं मैंने कमर्शियल, कोई कंपनी कोई फैक्ट्री किसी तरीके से बनाती है, कोई किसी तरीके से बनाती है, जैसे उनके पास सोर्स होते हैं, जैसे उनके पास इक्विपमेंट होते हैं, उस अकॉर्डिंग वो बनाते हैं, ठीक है। कमर्शियल मेथड्स की बात करें तो हम वाटर से बना सकते हैं। वाटर में हाइड्रोजन होता है, भरपूर हाइड्रोजन होता है, तो वाटर से हम हाइड्रोजन बना सकते हैं, और वाटर हमें इजीली मिल भी जाता है, तो हाइड्रोजन हम आराम से बना सकते हैं। वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कर देना और साथ में कुछ ट्रेस ऑफ एसिड रखना, मतलब हाइड्रोजन को, मतलब आपने वाटर को थोड़ा एसिडिक कर देना, वाटर को थोड़ा एसिडिक करके ट्रेस ऑफ एसिड डालना, मतलब वाटर को थोड़ा एसिडिक कर देना, ठीक है। एसिडिफाइड वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में उसको स्प्लिट करना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब स्प्लिट करना, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना, वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं, एक पहला कमर्शियल मेथड है आपका किसका, हाइड्रोजन बनाने का, वाटर से हाइड्रोजन बनाने का मेथड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से आप हाइड्रोजन इजीली बना सकते हो। क्लियर है बात। दूसरा मेथड है बेरियम हाइड्रोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। बेरियम हाइड्रोक्साइड की जब आप हाइड्रेशन करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो आपको हाइड्रोजन मिलता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड की जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तब आपको हाइड्रोजन मिलता है। और मेन बात यह है कि जो आपका हाइड्रोजन होता है हाईली प्योर होता है, बहुत ज्यादा शुद्ध होता है, बिल्कुल मतलब बहुत ही कम इसमें इंप्योरिटीज होती हैं। लगभग 99.55% प्योर हाइड्रोजन मिलता है आपको, उससे भी ज्यादा मिलता है। तो हाईली प्योर अगर आपको हाइड्रोजन चाहिए होता है तो आप ये प्रोसेस को यूज करते हो। आपसे कभी कभी पूछ भी सकते हैं कि टू गेन, मतलब या हमें मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि हाईली प्योर हाइड्रोजन बनाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस लें या किससे बनता है, तो आप बोलोगे बेरियम हाइड्रोक्साइड से हम हाईली प्योर हाइड्रोजन बना सकते हैं। क्लियर है बात। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यार बहुत सिंपल सा मेथड है,
देखो इस ए क्या है, हाइड्रोकार्बन हमने लिया, कोई हाइड्रोकार्बन लिया, हाइड्रोकार्बन के साथ हमने स्टीम की रिएक्शन करी। देखो वाटर मैंने लिखा है गैसियस मीडियम में, गैस में मतलब भाप ली मैंने, जो भाप निकलती है। तो कोई हाइड्रोकार्बन है, अपने पास हाइड्रोकार्बन है, उसमें मैंने स्टीम भेजी, तो स्टीम भेजी तो हाइड्रोकार्बन स्टीम से रिएक्ट करके आपको फाइनली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को भी हम कमर्शियल मेथड कह सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें याद रखना 1270 केल्विन टेम्परेचर यूज होता है, और निकल, प्लेटियम, पैलेडियम कोई भी एक कैटलिस्ट आपका यूज कर सकते हो आप इस प्रोसेस में। तो याद रखना हाई टेम्परेचर यूज होता है, 1270 केल्विन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो इसमें हाई टेम्परेचर यूज होता है, इसको आप याद रखना। इसके ही एक स्पेशल केस की बात करें, मतलब अगर हम हाइड्रोजन की हाइड्रोकार्बन की जगह अगर हम स्पेसिफिकली मिथेन ले लें, मतलब इसी की टाइप है ना, हाइड्रोकार्बन का ही एक पार्ट है मिथेन। तो अगर हम स्पेसिफिकली मिथेन की रिएक्शन करें, तो मिथेन की अगर वाटर से रिएक्शन कराएंगे, सेम वही रिएक्शन है, बस मैंने एक स्पेसिफिक केस लिया है, तब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, और इस मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस या सिन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज वाटर गैस, या ये पूछ ले व्हाट इज सिन गैस, तो आप बोलोगे द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1:3 फॉर्म, 1A है 3A है, तो 1:3 में प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं वाटर गैस या सिन गैस। इसको सिन गैस इस करके भी बोलते हैं क्योंकि सिन गैस बोलने का रीजन ये है क्योंकि इस जो गैस से, मतलब इस मिक्सचर से हम बहुत से नवे नवे कंपाउंड्स बनाते हैं, बहुत से नवे हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। तो इसलिए एक गैस, ये मिक्सचर जो है आपका यूज होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ, मतलब सिंथेसिस का मतलब बनाने के लिए, टू मतलब फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिन गैस। इसको सिन गैस भी बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखेंगे कि आपका वाटर गैस या सिन गैस क्या होता है और कैसे बनती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कोयल गैसिफिकेशन, ठीक है। कोयल मतलब कोयला, जो कोयला होता है ना ब्लैक ब्लैक सा, ठीक है। कोयला क्या होता है, कार्बन की सॉलिड फॉर्म ही होती है। कार्बन को अगर हम जला दें तो ब्लैक कलर का हो जाता है, जिसको हम कोयला बोलते हैं। तो कार्बन जब सॉलिड फॉर्म में हो तो उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक है। वाटर मतलब गैसीय स्टेट में हम ले रहे हैं, सॉरी स्टीम ले रहे हैं, तो कार्बन सॉलिड की अगर हम स्टीम के साथ रिएक्शन करा दें तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं कोयल गैसिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, कोयल गैसिफिकेशन बोलते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, कोयले की मदद से आपने गैस बनाई, इस करके इसको बोलते हैं कोयल गैसिफिकेशन, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन आपकी गैसियस फॉर्म में ही होती है। क्लियर है बात। अच्छा, एक और टेक्निकल चीज है, ठीक है, एक थोड़ा माइंड, एक अच्छी डेवलपमेंट आई चीज है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे आप हाइड्रोजन की प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, हाइड्रोजन का अमाउंट अगर आप ज्यादा चाहते हो इस रिएक्शन से, मतलब इन दोनों रिएक्शन से, चाहे ये ऊपर वाली बात करें चाहे इसकी बात करें, तो अगर कोयल गैसिफिकेशन की, तो आप हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो बस सिंपल सा, बहुत सिंपल सा मेथड है कि जो आपका एक कार्बन मोनोऑक्साइड इधर बना, या जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड इस केस में बना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर आप वाटर से रिएक्शन आगे फिर करा दो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी और हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो आपको हाइड्रोजन और मिलने लग जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के ही, कार्बन मोनोऑक्साइड के ही यूज से। और कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम इजिली निकाल सकते हैं, तो आपको हाइड्रोजन इजिली, इन दोनों को मतलब सेपरेट इजिली कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को तो इजिली हम मतलब निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे आपका हाइड्रोजन बन जाता है। तो एक तरीका है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने का हाइड्रोजन की, कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना, जब आपने हाइड्रोजन बना रहे थे, तो जो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिली उसी का फिर यूज कर ले और वाटर के साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन करा दे, तो हमें फिर से और ज्यादा हाइड्रोजन मिलने लग जाएगा। क्लियर है बात। तो ये यार सारे आपके कमर्शियल मेथड थे, इसको बस आपको बस एक दो बार देखोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा। और उधर आपके जब क्वेश्चन आएंगे, जब आपके जेई या नीट में तो ऑप्शन ही दिए होंगे, तो आपको ऑप्शन देख के डायरेक्ट माइंड में आ जाएगा। डायरेक्ट कुछ ऐसे रखने की जरूरत नहीं होगी, बस एक बार देखते रहो, 2-3 बार अगर इसको बार बार रिव्यू कर लोगे तो उधर ऑप्शन देख के ही आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है।
क्लियर है बात। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे यार रिएक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन के बारे में, कि डाई हाइड्रोजन की रिएक्शन देखते हैं कि हाइड्रोजन किससे किससे रिएक्ट करता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ ज्यादा टफ भी नहीं है याद करने वाली, ठीक है। हाइड्रोजन की अगर आप हेलोजन से कराओ, हेलोजन को हम एक्स से डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन की आप हेलोजन से कराओ, मतलब जाई मान लो क्लोरीन ले लिया आपने, तो हाइड्रोजन की अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो HCl बन जाएगा। तो सेम वही बात है कि आपके हाइड्रोजन हैलाइड्स बन जाएंगे। तो 2HX आपका मिल गया, इधर X मतलब क्या हो सकता है आपका फ्लोरीन, तो HF बन जाएगा, Cl बन जाएगा, HCl, HBr, HI, तो आपके हाइड्रोजन हैलाइड्स बन जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कि हाइड्रोजन की हैलाइड से रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन हैलाइड्स आपका बन जाता है। दूसरी रिएक्शन यह है कि जब हाइड्रोजन की आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ तो इसमें तो क्या ही याद रखना, आपका वाटर बन जाता है, बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड जिसके कारण अपना जीवन पॉसिबल है। तो मेन बात यह है कि जो हाइड्रोजन जो वाटर आपका बनता है, ये जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि इसमें बहुत सी हीट निकलती है, बहुत हीट रिलीज होती है, तो इट इज अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जितनी ज्यादा हीट रिलीज होती है उतना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उतना ही ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होता है। तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वैल्यू आपको कुछ खास वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आप इतना याद रखेंगे कि हाईली एक्सोथर्मिक है कि इसमें बहुत अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, जैसे कि आप देख रहे हो लगभग 286 किलो जूल निकल रही है। एक मोल ले तो एक मोल से 286 किलो जूल आपकी एनर्जी लिबरेट हो रही है। तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपकी। उसके बाद अगर हम बात करें और हाइड्रोजन की रिएक्शन देखें, तो हाइड्रोजन की अगर आप नाइट्रोजन से रिएक्शन कराओ, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हैबर प्रोसेस। इसको हम और डिटेल में जब हम पी ब्लॉक करेंगे तो उधर भी देखेंगे। अमोनिया बनाने का प्रोसेस होता है हैबर्स प्रोसेस, अमोनिया बनाने का प्रोसेस होता है हैबर्स प्रोसेस। हाइड्रोजन की जब आप नाइट्रोजन से रिएक्शन कराओ, और हाइड्रोजन उसमें आपके 3 है, नाइट्रोजन आपका 1 मोल है, ठीक है। और इस हैबर प्रोसेस में एक कंडीशन याद करना जरूरी है। हैबर प्रोसेस में वैसे आपको पी ब्लॉक में भी कराऊंगा, इन केसेस में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि डेल्टा H की क्या वैल्यू है, लेकिन हैबर प्रोसेस के केस में याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो जहां याद रखने की जरूरत होगी मैं बताते जाऊंगा, ठीक है ना। तो हैबर प्रोसेस में आपका 673 केल्विन टेम्परेचर यूज होता है और 200 ATM प्रेशर यूज होता है। और आयरन आपका हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। और मोलिबिडियम एज ए हम प्रमोटर यूज करते हैं। प्रमोटर क्या करते हैं, कैटलिस्ट को मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब कैटलिस्ट की जो पावर है उसको इनहेंस कर देते हैं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे हैबर प्रोसेस का, वैसे तो काफी कुछ मैं इधर ही बता चुका हूं जिस बेस पे आपके क्वेश्चन पूछते हैं। हैबर प्रोसेस में पहली बात आपको इतना पता होना चाहिए, अमोनिया बनता है। दूसरी बात है कि हाइड्रोजन हम 3 रेशो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में रेशो क्या होती है, 3:1 हम लेते हैं, तब आपका 2 मोल ऑफ अमोनिया बनते हैं, ठीक है ना। आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए कि 673 केल्विन टेम्परेचर और 200 ATM आपका प्रेशर होता है। कैटलिस्ट आपको पता होना चाहिए कि आयरन कैटलिस्ट यूज होता है। एंड मोलिबिडियम एज ए प्रमोटर यूज होता है, मोलिबिडियम एज ए प्रमोटर यूज होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब डेल्टा H का साइन नेगेटिव आ रहा है तो मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, थर्मोडायनेमिक्स की साइन कन्वेंशन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये भी होती है, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है कि हैबर प्रोसेस के केस में डेल्टा H की वैल्यू क्या है, -92.6 किलो जूल पर मोल। हैबर प्रोसेस, इसको हम एक बार फिर से भी देखेंगे जब अभी हम कभी बात करेंगे पी ब्लॉक में, क्लियर है बात। अब नेक्स्ट बात करें आगे, तो हाइड्रोजन की अगर M मतलब मेटल लिया है मैंने, कोई अल्कली मेटल, हाइड्रोजन की जब आप अल्कली मेटल से रिएक्शन कराओ तो आपका मतलब हाइड्राइड्स बन जाएंगे। सिंपल सी बात यह है कि जैसे आपने सोडियम लिया, मेटल का मतलब अल्कली मेटल्स लिया, मैं तो कोई सोडियम लिया, तो सोडियम की अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो आपका NaH बन जाएगा। सिंपल सी बात, कहने का मतलब ये है। अगर लिथियम लो तो आपका लिथियम हाइड्राइड बन जाएगा। तो सिंपल सी बात यही है, ठीक है। तो आपके मेटल हाइड्राइड्स बन जाते हैं। तो M इधर क्या है, अल्कली मेटल, जैसे कि लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही माइंड में आ जाता है कि कैसे याद रखें। ठीक है ना। अब आगे बात करें तो ये देखो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। याद रखना, हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण एक काफी कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देता है। जैसे हाइड्रोजन पैलेडियम को, पैलेडियम 2 पॉजिटिव पे है, पैलेडियम 2 पॉजिटिव पे है तो इसको पैलेडियम में कन्वर्ट कर देता है। देखो पैलेडियम को रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको पैलेडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके पैलेडियम में कन्वर्ट हो गया, 2 पॉजिटिव से पैलेडियम में आ गया, तो पैलेडियम क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, पैलेडियम को रिड्यूस कर दिया, इसलिए हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो पैलेडियम में रिड्यूस हो गया और इधर आपको 2H पॉजिटिव मिल गया जो कि एक्वस में प्रेजेंट होता है, एक्वस में प्रेजेंट होता है। अच्छा एक बात इधर से याद रखना, जो आपका H पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव कभी भी लोनली नहीं प्रेजेंट होता है, कभी भी आपको सिर्फ H पॉजिटिव नहीं दिखेगा। जैसे आप वाटर की बात करो तो वाटर में भी अगर आपको H पॉजिटिव दिख रहा है तो H पॉजिटिव तभी दिखता है जब आपको साथ में OH नेगेटिव भी दिखे। मतलब H पॉजिटिव कभी भी अकेला नहीं बनता, और साथ किसी और के साथ होता है तब जाके आपको H पॉजिटिव शो होता है। क्लियर है बात। तो H पॉजिटिव कभी भी अकेला नहीं बनता, साथ में कुछ और या कोई सॉल्वेंट होता है, इसलिए हमने इधर एक्वस लिखा है क्योंकि पानी है उधर, पानी में आपका H पॉजिटिव भी होगा, OH नेगेटिव भी होगा। क्लियर है बात। इसी तरह हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन आपका ऑक्साइड्स हैं, तो ऑक्साइड्स को क्या करेगा, देखो अब ऑक्साइड है, अब ऑक्साइड्स को भी रिड्यूस कर देगा। ऑक्साइड देखो रिड्यूस होकर मेटल में कन्वर्ट हो गया, इसको भी रिडक्शन ही बोलते हैं। रिडक्शन क्या होता है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में सब कुछ करा चुका हूं, तो इसमें से अगर ऑक्सीजन निकाल दें तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन की मदद से इधर से ऑक्सीजन निकल जाता है तो फाइनली आपका मेटल और वाटर मिल जाता है। तो ए इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करने के लिए मैंने 2 रिएक्शन लिखी हैं, तो इससे बस आपको फाइनली माइंड में ये रखना है कि हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है बात। ठीक है ना। अब ये देखो लास्ट बात करें तो आपका देखो जैसे मैंने लिया कोई एक कंपाउंड मैंने लिया, ठीक है ना, अल्कीन लिया है कोई, तो अल्कीन की अगर आप हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर से रिएक्शन करा दो तो आपका एल्डिहाइड बन जाता है। इसको हमने अल्कीन्स में भी किया था जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे, तो आपका एल्डिहाइड बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन का यूज करके आपका फॉर्माइल बना, एल्डिहाइड के लिए हम फॉर्माइल वर्ड भी यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत अच्छा मेथड है अल्कीन से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाला। तो अल्कीन की रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से कराओ तो आपका एल्डिहाइड बन जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड को, अब आपको पता है हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो एल्डिहाइड आपको पता है कि एल्डिहाइड रिड्यूस, ये सब तो बात बहुत कर चुके हैं, ऑर्गेनिक में एक्सपर्ट कर चुके हैं इसको। तो आपको पता है कि एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में, तो आपको इतना ये भी पता लग गया अभी कि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्यों ना हम हाइड्रोजन का ही यूज करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे। तो बस इसकी रिड्यूसिंग वाली रिएक्शन लिखी है कि हाइड्रोजन क्या करता है, एल्डिहाइड ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारी बातें थी यार इसके रिएक्शंस के बारे में, डिटेल में था, कुछ भी हमने मिस नहीं किया। एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो हर एक लाइन आपको दिख रहा होगा कि सब लाइनें लिखी हुई हैं। तो अब नेक्स्ट बात करें यार यूजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन्स की। डाईहाइड्रोजन के यूज क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला यूज बात करें तो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल यूज, बहुत ही सुंदर यूज है हाइड्रोजन का अमोनिया बनाने के लिए। अमोनिया बनाने में यूज होता है जो हमने बात की थी हैबल प्रोसेस में। और दूसरी बात करें तो मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट, वनस्पति घी आपने देखा होगा, आपके घर में कभी ना कभी आया होगा, तो वनस्पति घी बनाने के लिए भी आपका हाइड्रोजन यूज होता है। क्या होता है गाइस, जो आपका वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, सब्जी बनाने वाला तेल, तो वेजिटेबल ऑयल्स में कुछ डबल बॉन्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड्स होते रहते हैं। तो उसमें अगर हम
हाइड्रोजन की मदद से, अब इसमें अगर हमने हाइड्रोजन डाल दिया तो हाइड्रोजन की मदद से डबल बॉन्ड रिड्यूस होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब ये कुछ डबल बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं वनस्पति घी बनाने का प्रोसेस या वनस्पति फैट बनाने का प्रोसेस। तो ये इसलिए हाइड्रोजन यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद एक बात है और कर ले तो मिथेनॉल बनाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होता है। हाइड्रोजन इज वाइडली यूज्ड टू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कैटलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट पॉइंट कि अगर आप मिथेनॉल बना रहे हो हाइड्रोजन की मदद से तो आपसे कभी पूछ सकते हैं कि कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो आप बोलोगे कोबाल्ट कैटलिस्ट यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल by the use of hydrogen। तो that is why, ठीक है, that is why क्या मतलब कोबाल्ट से ऐसे आपका कोबाल्ट कैटलिस्ट यूज होता है तो आपका मिथेनॉल बनता है, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ बात करें तो इन वेल्डिंग प्रोसेस में जो आप वेल्डिंग करते हैं दो मेटल्स को अटैच करने वाला जो प्रोसेस होता है तो वेल्डिंग में यूज होता है, फ्यूल सेल में यूज होता है। फ्यूल सेल तो हमने किया भी हुआ है, जिसने मेरे से वो किया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हुई है, वो फ्यूल सेल के बारे में डिटेल्ड में बात कर चुके हैं। तो हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल ही अपने सिलेबस में था तो हमने उसमें बात की भी हुई थी, हाइड्रोजन से हमने फ्यूल सेल बनाया था। तो हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है फ्यूल बनाने का। आगे जाके कभी ना कभी तो ऐसा जरूर होगा कि अपने पेट्रोल डीजल की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये कभी मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। आज से 500 साल 1000 साल बाद पेट्रोल और डीजल बहुत महंगे होते जा रहे हैं अभी भी, तो एक टाइम आएगा कि ये खत्म हो जाएंगे। तो उस टाइम आपका हाइड्रोजन ही एज ए फ्यूचर सोर्स ऑफ फ्यूल की तरह काम करेगा। तो रॉकेट फ्यूल में भी, रॉकेट में जो फ्यूल होता है वो आपका हाइड्रोजन फ्यूल यूज होता है। तो इसके यूजेस थे डाई हाइड्रोजन के, क्लियर है बात। तो अब बात करेंगे यार, अब लास्ट टॉपिक रहता है आपका जिसमें हम आज थोड़ा बहुत आज करेंगे, मतलब काफी आज करेंगे और काफी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ना। लास्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इंपॉर्टेंस कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। तो आज के लेक्चर में हम हाइड्राइड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और हाइड्रोजन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे, जैसे वाटर देखेंगे। वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो किसका, हाइड्रोजन का। H2O2 की बात करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करेंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमने देखने हैं। आज के लेक्चर में बात करेंगे हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्राइड्स आपको क्या पता है ना, हाइड्राइड्स क्या होते हैं। हाइड्राइड्स मतलब जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, आपका हाइड्राइड होता है, सिंपल सी बात। तो बात करें आगे टाइप्स की बात करें हाइड्राइड्स, देखो सब कुछ बहुत क्लियर है, बहुत सिस्टमैटिक है और क्वेश्चन भी इससे आने के चांस काफी अच्छे खासे होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आने के चांस भी इसमें से काफी अच्छे खासे होते हैं। तो सबसे पहला है हाइड्राइड्स की 3 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स के हाइड्राइड्स आपके पॉसिबल हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के आपके हाइड्राइड पॉसिबल हैं। जस्ट ए मिनट, तो 1 मिनट बस, चलो ठीक है। तो हाइड्राइड्स यार गाइस आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आयोनिक हाइड्राइड्स, या इसको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉल्ट लाइक होते हैं। जैसे आपका NaCl, तो NaCl आपका आयोनिक कंपाउंड है और ये सोल्ट लाइक है, नमक है ना। तो ये आपका इसलिए आयोनिक को सोल्ट लाइक भी बोल देते हैं। तो आयोनिक और सोल्ट लाइक हाइड्राइड्स। दूसरी टाइप है कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तीसरी है मेटालिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स को हम कभी ना कभी कर चुके हैं। कहां कर चुके हैं, कहां किया था हमने उसको, हमने किया था जो अपना फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम नॉन स्टाइकोमेट्री की बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से जरूर करेंगे। तो आयोनिक और सोल्ट लाइक हाइड्राइड्स की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक को डिटेल में देखना। आयोनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं इसको देखो। आयोनिक हाइड्राइड्स का मतलब क्या यार, जो आपके मतलब हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना हुआ हो और वो आपका आयोनिक हो तो उसको बोलते हैं आयोनिक हाइड्राइड। सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है, कि आपका आयोनिक बॉन्ड हो। तो हाइड्राइड्स फॉर्म बाय मोस्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड आयोनिक हाइड्राइड्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट देखो, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है कि एस ब्लॉक के साथ जो कंपाउंड बनते हैं उनको आयोनिक हाइड्राइड बनते हैं, क्योंकि आपको पता है आयोनिक कंपाउंड कब बनता है, जब एक आयोनिक कंपाउंड कब बनता है, जब आपके पास एक कटायन हो, जब आपके पास एक कटायन हो और एक एनायन हो। जब आपके पास एक कटायन हो एक एनायन हो तो आपको पता है कि
एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देते हैं। तो एस ब्लॉक जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो एक कटायन है, ठीक है ना, एक कटायन है। तो मतलब सिंपल सी बात यह है कि आपका आयोनिक हाइड्राइड कब बनेंगे, जब आपके आयोनिक स्पीसीज होंगी, मतलब कटायन और एनायन आपके जब इजिली बन जा रहे होंगे, तभी तो आयनिक कंपाउंड बनेगा या आयनिक हाइड्राइड बनेगा। तो आपको पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो है, और एस ब्लॉक एलिमेंट जो आपके पीरियोडिक टेबल में इधर होते हैं, वो आपके जल्दी ही कटायन बना देते हैं, और H आपको पता है जल्दी ही H नेगेटिव बनाना पॉसिबल है। तो इस करके आपका आयोनिक स्पीसीज बन जाती है, जिसको हम आयोनिक हाइड्राइड बोलते हैं, जिसको हम NaH भी बोल देते हैं। तो ये आपके आयोनिक हाइड्राइड होते हैं। तो हाइड्राइड फॉर्म बाय मोस्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड आयोनिक हाइड्राइड। लेकिन एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज को देखें तो हाउएवर सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर आर फाउंड इन लिथियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, और साथ में मैग्नीशियम भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको मैंने कराया था अभी प्रीवियस लेक्चर्स में ही करा चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग इज ए मस्ट चैप्टर फॉर एनी इनऑर्गेनिक चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया तो रटना पड़ेगा बहुत कुछ, ठीक है ना, नहीं तो आपको सब कुछ समझ आ रहा है कि क्या क्या चल रहा है। आप देखो क्या मैंने बताया, मैंने आपको पहले बताया कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, लेकिन कुछ एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड। क्यों इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है? क्योंकि आपको पता है कि लिथियम का साइज, बेरियम का साइज और मैग्नीशियम का साइज बहुत छोटा होता है अपने ग्रुप में। और आपको पता है कि कटायन जो होते हैं, एक कटायन बना, तो आपको पता है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर दैट इज स्टेटेड बाय फजान्स रूल। हमने देखा था कि जितना साइज कटायन का छोटा होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इस करके इन जो कंपाउंड है इनमें आयोनिक से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है। तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि जो आयोनिक हाइड्राइड एस ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं, लेकिन पूछ सकते हैं कि कौन से एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मेंबर हैं जो आपके आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं बनाते या उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो आप बोलोगे लिथियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर जो स्मॉलर कटायन वाले जो कंपाउंड होंगे आपके, वही उनमें ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। दैट इज स्टेटेड बाय फजान रूल, बहुत डिटेल में करा चुका हूं, पोलराइजेशन के कंसेप्ट में भी करा चुका हूं। क्लियर है बात? तो अब नेक्स्ट बात करें यार आयोनिक हाइड्राइड्स के, देख लें। तो इसकी कुछ इतनी बात थी आयोनिक हाइड्राइड्स की, ठीक है ना। आयोनिक हाइड्राइड वही होता है जिसमें मतलब आपके कटायन और एनायन हो, एनिक बॉन्ड बने आपका, उनको ही हम आयोनिक हाइड्राइड्स बोलते हैं, जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं बनाते वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। इसमें जो बेरियम हाइड्राइड है और मैग्नीशियम हाइड्राइड है, बेरियम हाइड्राइड देखो, बेरियम और मैग्नीशियम में मैंने आपको बताया था कि डायगोनल रिलेशनशिप है। मैंने आपको पोलराइजेशन कराया था केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर, 6th लेक्चर, उसमें मैंने आपको रीजन भी बताया था कि डायगोनल रिलेशनशिप बेरियम और मैग्नीशियम में क्यों होता है, ठीक है। तो सारे कंसेप्चुअल थिंकिंग भी है, ठीक है। अब जो ये चीजें हैं, तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए ना, क्योंकि अब ये चीज तो फैक्ट्रीज में बन रही है, तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। लॉजिकल सी बात है, ठीक है ना। आपके अंदर जैसे आप फूड खाते हो तो ग्लूकोज में बाद में कन्वर्ट होती हैं चीजें, ठीक है। तो अब वो फैक्ट है एक चीजें, ठीक है। ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, बाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो चीजें फैक्ट हैं, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। तो जितना कंसेप्चुअल तौर पे होगा उतना हम करेंगे। पी ब्लॉक में बहुत कम आपको याद रखना होगा, ठीक है। एस ब्लॉक में भी, हाइड्रोजन में भी जितना कम से कम होगा मैं उतना कम से कम आपको याद रखा के ही करा दूंगा सब कुछ, ठीक है ना। तो बाकी याद तो हर एक चीज में ही करना होगा यार, थोड़ा बहुत तो कम से कम आपके लेवल पे, कम से आपको फिजिक्स में भी कुछ ना कुछ तो याद रखना होता है। सिग्निफिकेंट फिगर जब आप फिजिक्स में करते हो तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, तो आप रूल्स याद करते हो। तो ऐसा नहीं कह सकते कि फिजिक्स में नहीं याद करना होता, ठीक है, या मैथ में हमें स्टेप नहीं पता होता। हमें मैथ में भी स्टेप होते हैं कि पहले ये स्टेप करो फिर ये स्टेप करो, तो फाइनली आंसर आपको ये मिलेगा। तो कुछ ना कुछ तो मेमोराइज हर एक चीज में करना होता है। हाँ, बस ये बात अलग है कि किसी सब्जेक्ट में थोड़ी उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, ठीक है ना। तो अब आयोनिक हाइड्राइड के कुछ 2-3 स्पेशल एग्जांपल्स हैं या स्पेशल रिएक्शन कह सकते हैं। सोडियम हाइड्राइड की जब हम वाटर से रिएक्शन कराएं तो आपका NaOH और हाइड्रोजन मिल जाता है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन, ठीक है। इधर से
हाइड्रोजन वाटर में क्या है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो OH नेगेटिव सोडियम से अटैच होकर NaOH बन जाएगा और आपका हाइड्रोजन इधर से मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पता नहीं कितनी बार आ चुकी हैं, ठीक है। हाइड्रोजन से वैसे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन जब आए हैं तो इन पे क्वेश्चन कभी ना कभी देखा हुआ है मैंने, पता नहीं अब टेस्ट में देखे हुए हैं जो मेरे कोचिंग में होते थे कि प्रीवियस ईयर में देखे हैं, लेकिन इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो लिथियम हाइड्राइड की एल्यूमिनियम क्लोराइड से Al2Cl6 के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इन दोनों का। इन दोनों के स्ट्रक्चर में आपको पी ब्लॉक में कराऊंगा, जिसमें आपको पता लगेगा इनमें बनाना बॉन्ड वाली तो एक एग्जांपल आपको पता ही होगी, लेकिन तब भी बहुत डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। उस टाइम के लिए अभी रखते हैं इसको, वेट करो पी ब्लॉक का। अभी बात करें तो लिथियम हाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स बनाता है और साथ में आपका LiCl बन जाता है। और लिथियम हाइड्राइड डाइब्रोइन के साथ मतलब B2H6 के साथ रिएक्शन करके लिथियम बोरोहाइड्राइड बनाता है। और इन दो कंपाउंड्स को पहचान रहे हो कि नहीं, भूल तो नहीं गए भाई साहब। ऑर्गेनिक के बहुत ही अच्छे, बहुत ही तगड़े रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत डिटेल्ड में इन पे मैं बात कर चुका हूं ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के जो है बहुत ही महान रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये आपके ऐसे बन जाते हैं कि लिथियम हाइड्राइड से Al2Cl3 से कराएं तो लिथियम AlH4, ठीक है। लिथियम हाइड्राइड की डाइब्रोइन से कराएं तो लिथियम बोरोहाइड्राइड आपका बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप माइंड में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका था आयोनिक हाइड्राइड। अब बात करें मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, अब बात करेंगे मॉलिक्यूलर या कोवलेंट हाइड्राइड्स की। तो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बेसिकली बात करें जिनमें कोवलेंट बॉन्ड हो। कोवलेंट बॉन्ड होता है उन हाइड्राइड्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड जिनमें आयनिक बॉन्ड हो, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जिनमें मतलब हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड हो, तो उनको हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बोलते हैं। तो हाइड्राइड्स फॉर्म बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड किसके साथ बन रहे थे? एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन, आपकी हाइड्रोजन की अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है और एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत कम होती है। तो एस मतलब ऐसे जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट है वो जल्दी कैटायन बना लेते हैं और एच जो है आपका जल्दी एनायन बना लेता है, इस करके आपके अच्छा खासा आयनिक कंपाउंड मिल जाता है। लेकिन जब पी ब्लॉक के साथ हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है तो हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अच्छी खासी होती है, पी ब्लॉक की भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अच्छी खासी होती है। तो इस करके इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कम होता है। और ये चीज मैं आपको करा चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग में कि जितना कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगा उतना ही कम आयोनिक कैरेक्टर होगा, उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। इसलिए आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके क्या बनाते हैं? कोवलेंट हाइड्राइड, या जिनको हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी बोलते हैं। क्लियर है बात? अब ए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि इसको आगे बहुत ब्रॉड डिवाइड किया हुआ है। तो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में। बहुत सिंपल टाइप है, एक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, एक है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, एक है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। देखो बात करते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है। पहला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो वो हाइड्राइड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। जैसे बात करें 13 ग्रुप के जितने भी आपके हाइड्राइड्स होते हैं, 13 ग्रुप को कौन सा? बोरोनाला, ठीक है ना। बोरोनाला, बैंगन आलू गाजर इन थाली, ये सब आपको आना चाहिए। अब बैंगन आलू गाजर इन थाली जब मैं आपको पी ब्लॉक कराऊंगा तो याद भी कराऊंगा, लेकिन आपको एक बार बता चुका हूं। बैंगन आलू गाजर इन थाली आपका था 13 ग्रुप। तो 13 ग्रुप के जितने भी हाइड्राइड होते हैं आपके वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। मतलब इसको सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हो कि इधर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 8 मतलब ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो बन पाते पूरी अपने बॉन्डिंग में। जैसे आप इधर देख, इसका स्ट्रक्चर या स्पेशल स्ट्रक्चर है, मैं आपको कराऊंगा भी। बनाना बॉन्ड होता है, ठीक है ना, बनाना बॉन्ड होता है, ऐसे होता है। तो ये आपका प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है डाइब्रोइन का, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। डाइब्रोइन का स्ट्रक्चर होता है, इसमें अभी बहुत कुछ बताने को है। देखने में ही अभी भी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत कुछ बताने को है, बाद में बताऊंगा। तो इस और बात करें गैलियम हाइड्राइड की, तो गैलियम भी इसी का
मेंबर है 13 ग्रुप का। तो गैलियम का जब आप हाइड्रोजन से कंपाउंड बनाते हो तो आपको पता है 13 ग्रुप मेंबर जो हैं आपके वो 3 एटम से ही बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उसकी वैलेंसी 3 होती है। तो आपका हाइड्राइड बना, तो इसके गैलियम हाइड्राइड में जो गैलियम हाइड्राइड है आपका, उसने ऐसे बनाया, ऐसे 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन ही है वैलेंस शेल में, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो जिन एलिमेंट्स में, जिन हाइड्राइड्स में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, या मतलब ये कह सकते हैं कि आइडल लेविस स्ट्रक्चर नहीं बनता। आइडल लेविस स्ट्रक्चर मतलब जब ऑक्टेट कंप्लीट हो, या कन्वेंशनल लेविस स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। तो जिन हाइड्राइड्स में आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, किसके कारण? इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण, इधर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। जिसमें डाइबोरेन एंड गैलियम हाइड्राइड आप ले सकते हो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। कोई भी 13 ग्रुप एलिमेंट ले लो, उसके जो भी हाइड्राइड हैं वो सारे आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स होते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए उतने ही परफेक्टली इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं। जैसे आपका मीथेन आपको पता है कि मीथेन में 4 बॉन्ड हैं। मीथेन आपको पता है कि आपको मीथेन में 4 बॉन्ड है, तो इसका पूरा जितने इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपनी संतुष्टि के लिए उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड की जितने प्रिसाइसली हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उतने ही इलेक्ट्रॉन से बना हुआ आपका हाइड्राइड्स, तो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। जैसे आपका मीथेन हो गया, सीनियम SiH4 हो गया, तो ये आपकी क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स की एग्जांपल है। क्लियर हो रही है बात? इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी। देखो है कोवलेंट, आपको पता है ना मीथेन में कोवलेंट कैरेक्टर ही होता है, तो कोवलेंट कैरेक्टर मतलब कोवलेंट हाइड्राइड्स के अंदर ही टाइप हैं। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स आपके क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, मतलब उनमें लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। जैसे कि आपका अमोनिया, ठीक है, जैसे मतलब इसमें कौन से आते हैं? आपके 15 ग्रुप मेंबर, ठीक है, 16 ग्रुप मेंबर, 17 ग्रुप मेंबर। मतलब सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट हैं आपके क्या बनाते हैं? मोलिकुलर कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। उसको हमने आगे क्लासिफाई किया 3 टाइप्स में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कब बनते हैं? जब 13 ग्रुप मेंबर हो। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कब बनते हैं? जब 14 ग्रुप मेंबर हो। और इलेक्ट्रॉन रिच कब बनते हैं? जब आपके 15, 16 या 17 ग्रुप मेंबर हो। दैट्स ऑल, पी ब्लॉक पूरा हमने कवर कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, तो इसमें एक लोन पेयर है, आपको पता है, इनके बारे में हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं। वाटर में पता है कि आपको ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। हाइड्रोजन फ्लोराइड आपको पता है कि फ्लोराइड में 3 लोन पेयर हैं। तो इनमें लोन पेयर हैं, तो इस करके इनमें इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है, इलेक्ट्रॉन के अमीर हैं कि इनमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस करके इनको इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स हम बोलते हैं। क्लियर है बात? तो ये आपके होते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स फॉर्म बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स, या कह सकते हैं द हाइड्राइड्स विच आर फॉर्म बाय कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द रिस्पेक्टिव एटम, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, उसको भी हम कह सकते हैं। ये डेफिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं। उसकी 3 टाइप्स को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया था, बहुत सिंपल सी टाइप। पहले इलेक्ट्रॉन में कमी, फिर बराबर, मतलब जितने चाहिए उतने हैं, और दूसरी बार हमने ज्यादा कर दिए, ठीक है। अब बात करें लास्ट टाइप की, नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स। देखो पहली बात तो ये देख लो, हाइड्राइड फॉर्म बाय डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड। भाई आपने एस ब्लॉक की बात कर ली, पी ब्लॉक की बात कर ली, तो डी ब्लॉक की भी बात कर लो, बेचारा गुस्सा मान जाएगा। तो जितने भी डी ब्लॉक मतलब जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके हाइड्राइड्स बनाते हैं उनको बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड। नॉन स्टाइकोमेट्रिक का वर्ड का मतलब क्या? कि तो स्टाइकोमेट्री फुलफिल नहीं करती, मतलब एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आपके एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते। जैसे कि आप ले सकते हो एग्जांपल है, लिथियम है आपका, लेंथियम है, और हाइड्रोजन आपका 2.87 है। एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं है कि डेसिमल टर्म में है। इसी तरह आपका YbH 2.55, तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं है, तो उनको बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक। जिसमें स्टाइकोमेट्री फिक्स ना हो उनको बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स।
ठीक है ना। तो इन जो नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स होते हैं इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, जो फर्स्ट चैप्टर में है मोल कंसेप्ट के, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन फॉलो नहीं करता। अगर आपको नहीं आता लॉ तो कम से कम इतना तो याद रख सकते हो कि इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन फॉलो नहीं होता, क्योंकि इसमें कांस्टेंट में नहीं है आपकी प्रोपोर्शंस, कांस्टेंट में नहीं है आपकी स्टाइकोमेट्री, ठीक है। और उसके बाद बात करें, ठीक है ना, तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी बोलते हैं इसको, या मेटालिक हाइड्राइड्स भी इसको बोल देते हैं। इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल, इनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमने सॉलिड स्टेट में देखा था कि जो आपके जो सॉलिड स्टेट में ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, सॉलिड स्टेट में ऐसे एक पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट होती है, तो बीच में वॉइड होते हैं, बीच में कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, बीच में कुछ खाली जगह बची होती हैं। तो क्या होता है, जो आपके नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड, या मतलब बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ऐसे बीच बीच में छोटी छोटी जगह होती है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो है तो मेटल ही, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो आपके इनके अंदर जगह होती है, वैकेंट स्पेसेस होती हैं, तो इधर ये हाइड्रोजन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब इधर ये हाइड्रोजन के लिए जगह बचा लेते हैं, तो हाइड्रोजन इधर जाके अंदर फिट हो जाता है। तो ये अच्छे सोर्स हैं, एफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हाइड्रोजन को स्टोर करने का। इनके अंदर हम हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट में मतलब खाली जगह पे हम हाइड्रोजन को प्लेस कर देते हैं, तो आपका एक हाइड्राइड बन जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ठीक है ना। तो ग्रुप, अब बात करें, जैसे हमने बात की थी एस ब्लॉक में कि ये तीन आपके आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाते, इसी तरह आपके डी ब्लॉक में ग्रुप 7, 8, 9 आपके हाइड्राइड्स नहीं बनाते, तो इसको याद रखेंगे, ग्रुप 7, 8, 9 आपके हाइड्राइड्स नहीं बनाते। और ग्रुप 6 में भी सिर्फ आपका क्रोमियम, शायद आपको थोड़ा कम दिख रहा हो इधर, तो याद रखना कि इन ग्रुप 6 ओनली क्रोमियम आपका हाइड्राइड बनाता है, और बाकी ग्रुप 6 के और जितने मेंबर हैं वो भी आपके हाइड्राइड नहीं बनाते। तो 7, 8, 9 ग्रुप आपका हाइड्राइड नहीं बनाता डी ब्लॉक में, ठीक है, और आपका 6th ग्रुप में सिर्फ क्रोमियम बनाता है, बाकी कोई भी मेंबर क्रोमियम फैमिली का नहीं आपका हाइड्राइड बनाता है, ठीक है ना। अब बात करें, देखो पहले देखो मैंने लिखा है एक्सेप्ट निकल, पैलेडियम, सीजियम एंड Ac2, ठीक है ना, अदर हाइड्राइड्स हैव डिफरेंट लैटिस देन पेरेंट मेटल लैटिस। इन चारों को अगर हम ना देखें, इन चारों के अलावा जितने भी आपके हाइड्राइड्स होते हैं, देखो गाइस मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, इनको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। तो पहले एक कहा जाता था, पहले जब अच्छी तरह स्टडी नहीं हुई थी, तो एक कहा जाता था कि इसके अंदर मतलब जो आपके जैसे, तो आपके डी ब्लॉक मेटल है, ये मेटल का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले कहा जाता था कि जब इसमें हम हाइड्रोजन डाल देते हैं, इसकी इंटरस्टिशियल साइट में हाइड्रोजन डाल देते हैं, तो इसका जो लैटिस है हमने 14 ब्रेविस लैटिस देखे थे, 14 ब्रेविस लैटिस देखे थे। तो लैटिस का मतलब सेम सी बात है, एक स्टैंडर्ड शेप, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, हाँ, स्टैंडर्ड अरेंजमेंट। तो सिंपल सी बात ये था कि पहले जब अच्छी तरह डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब ये माना जाता था कि जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम जब हाइड्रोजन को डाल देते हैं, तो डालने से उसका लैटिस डिस्टर्ब नहीं होता, कि उसका जो लैटिस या जो अरेंजमेंट उसमें पहले थी वही अरेंजमेंट उसमें बाद में रहती है। लेकिन बाद में एक फर्दर डिटेल्ड स्टडी में पता लगा कि बस अगर इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रहने दें, तो बाकी जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं आपके, उनका डिफरेंट लैटिस होता है देन पेरेंट मेटल लैटिस। कि पेरेंट मेटल जैसे आपका प्योर डी ब्लॉक है, ये प्योर डी ब्लॉक का कोई मेटल है आपका, है ना, प्योर डी ब्लॉक का कोई मेटल है आपका, तो इसका जो लैटिस होगा इसको बोलते हैं पेरेंट मेटल का लैटिस, मतलब जिससे आगे हमने हाइड्राइड बनाया। तो इसके अगर अंदर आप हाइड्रोजन डाल दो, इसके जो बीच में एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो इसका लैटिस चेंज हो जाएगा, कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा जो पहले पेरेंट एटम का या प्योर मेटल का जो लैटिस था। तो पहले ये नहीं माना जाता, पहले लोग ये कहते थे कि अगर हम हाइड्रोजन बीच में डाल देते हैं तो इसका लैटिस डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन इन चारों के अलावा कोई भी हाइड्राइड होता है डी ब्लॉक का, वो आपका उस केस में लैटिस डिस्टर्ब हो जाता है, लैटिस डिफरेंट हो
जाता है। क्लियर है बात? तो गाइस इसी के साथ अपना फर्स्ट लेक्चर फिनिश होता है। अब हम हाइड्रोजन का लास्ट लेक्चर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर लेंगे और अपने पूरे हाइड्रोजन को कवर करके एस ब्लॉक पे मूव ऑन कर जाएंगे। तो चलो आज के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना।